गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग बेटा क्लास 12th हिंदी मीडियम के लिए बोर्ड स्पेशल चालू करने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले बेटा आपके पार्ट सेकंड, जो आपकी बुक का बेटा पार्ट सेकंड होता है, जिसमें आपके 5 चैप्टर दिए गए हैं। हाइलो एल्केन तथा हाइलोएरीन, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन और जैव अणु, इन पांचों चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको इस सीरीज के थ्रू कराऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इसमें टोटल अब तक बेटा आपके 50 क्वेश्चनों को देखा है बेटा। कितने क्वेश्चन जो हर साल किसी ना किसी तरह से पूछे जाते हैं। अगर आप ये 50 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट के तैयार कर लेते हैं तो आपके पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस 50 क्वेश्चन के बाहर हो। तो हम इसमें टोटल बेटा 5 वीडियो आपको बनाऊंगा। प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे विद सॉल्यूशन। उनको बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। अगर इनके आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए बेटा तो आपको 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के थ्रू आप उनको मुझसे ले सकते हैं। चलते हैं बेटा, हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमको तैयार करना है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, इसका उपयोग प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों के विभेद में किस प्रकार किया जाता है। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है कि बेटा पूछा जा रहा है कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या है और इसका उपयोग हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों को विभेद में किस प्रकार करते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा हम लोग। सबसे पहले तो ल्यूकास अपकर्मक पूछा है, तो ल्यूकास अपकर्मक क्या है बेटा, निर्जल जिंक क्लोराइड तथा सांद्र HCl के मिश्रण को, HCl को बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ते हैं, तो निर्जल जिंक क्लोराइड तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को ल्यूकास अपकर्मक कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ल्यूकास अपकर्मक क्या होता है। तो याद रखना बेटा, निर्जल जिंक क्लोराइड तथा सांद्र HCl के मिश्रण को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूकास अपकर्मक बोलते हैं। तो जैसे ही आपने निर्जल जिंक क्लोराइड तथा सांद्र HCl को मिलाया तो जो हमारा बना उसको आप क्या पढ़ेंगे बेटा, ल्यूकास अपकर्मक पढ़ेंगे। उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, ल्यूकास अपकर्मक। ल्यूकास अपकर्मक का प्रयोग एल्कोहल की प्रकृति ज्ञात करने में किया जाता है। और ये बात याद रखना बेटा कि जो ल्यूकास अपकर्मक होता है इसका प्रयोग एल्कोहल की प्रकृति ज्ञात करने में किया जाता है। ल्यूकास अपकर्मक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं बेटा, एल्कोहल की प्रकृति ज्ञात करने में करते हैं। अब किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो ध्यान से देखो। तो पहली हेडिंग आप डालेंगे बेटा, जिस तरह से मैंने आपको ये आंसर लिख के प्रोवाइड कराया है ठीक इसी प्रकार से आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है, ताकि आपका कोई भी नंबर कट ना सके। क्योंकि यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा नंबर बहुत ज्यादा काटे जाते हैं क्योंकि बच्चों के पास लिखने का सही तरीका नहीं होता है। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं या जिस तरह से मैं नोट्स दिखा रहा हूं इसी तरह से आपको हेडिंग डाल डाल के वहां लिखनी है। पहला, प्राथमिक एल्कोहल की पहचान बेटा। तो दिए गए अज्ञात एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते हैं। जो हमारा दिया गया अज्ञात एल्कोहल उसमें क्या डालेंगे बेटा, ल्यूकास अपकर्मक डालेंगे। यदि सफेद अवक्षेप ना प्राप्त हो, यानी कि बहुत देर तक हमको सफेद अवक्षेप नहीं मिल रहा, तो आपको समझ जाना है कि वह प्राथमिक एल्कोहल होगा। वो क्या होगा बेटा, प्राथमिक एल्कोहल। तो यहां पर एक रिएक्शन लिख देना है, प्राथमिक एल्कोहल प्रेसेसियल, तीर के ऊपर लिख देना निर्जल जिंक क्लोराइड, कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब देखिए द्वितीयक एल्कोहल की पहचान क्या है बेटा। दिए गए अज्ञात एल्कोहल में, क्योंकि एल्कोहल को डिग्री तो आपको पता नहीं होगी तो अज्ञात एल्कोहल लिखा जाएगा। तो दिए गए अज्ञात एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाकर रखने पर, दिए गया जो आपका अज्ञात एल्कोहल उसमें ल्यूकास अभिकर्मक मिलाकर जब हम रख देते हैं, यदि 5 से 10 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो जाए बेटा, सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाए, तो यह द्वितीयक एल्कोहल होगा। तो वहां से आपको समझ जाना है बेटा कि यह एक हमारा क्या होगा बेटा, द्वितीयक एल्कोहल होगा। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा द्वितीयक एल्कोहल हो गया, ये Cl के साथ रिएक्शन करा दी निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में बेटा, तो यहां से हमारा व्हाइट पीपीटी बनेगा, सफेद अवक्षेप बनता है, वो भी कितने समय, 5 से 10 मिनट में, और जल बन जाएगा। अब हम चलते हैं बेटा तृतीयक एल्कोहल की पहचान में, कि तृतीयक एल्कोहल की पहचान हम कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए बेटा, तृतीयक एल्कोहल की पहचान, दिए गए अज्ञात एल्कोहल में ल्यूकास अपकर्मक मिलाने पर, जो दिया गया हमारे पास अज्ञात एल्कोहल है बेटा उसमें क्या मिलाने पर, ल्यूकास अपकर्मक मिलाने पर यदि तुरंत सफेद अवक्षेप प्राप्त हो, यदि आपको तुरंत सफेद अवक्षेप प्राप्त हो तो यह तृतीयक एल्कोहल होगा। तो वहां से आपको समझ जाना है कि ये जो एल्कोहल दिया गया है वो कैसा एल्कोहल बेटा, तृतीयक एल्कोहल है। ठीक है, और रिएक्शन ये हो गई बेटा, तृतीयक एल्कोहल की रिएक्शन हमने HCl के साथ करा दी निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो यहां से इसका बेटा जो है सफेद अवक्षेप बनेगा। ये भी आपका कैसा बनेगा बेटा, व्हाइट पीपीटी देगा। ये क्या देगा बेटा, व्हाइट पीपीटी, क्योंकि
एल्किल क्लोराइड जो होता है बेटा वो किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो सफेद अवक्षेप और साथ में क्या बन जाएगा, जल। लेकिन ये काम कैसे होगा बेटा, तुरंत हो जाएगा। तो पहचान के लिए याद रखना बेटा, अगर प्राथमिक एल्कोहल है तो ल्यूकास डालने के बाद कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर द्वितीयक एल्कोहल जैसे ही आप ल्यूकास अपकर्मक इसमें डालेंगे तो लगभग लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर आपको व्हाइट पीपीटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बेटा, व्हाइट पीपीटी मिल जाएगी। लेकिन अगर ये तृतीयक एल्कोहल है तो इमीडिएट जैसे ही आपने ल्यूकास अपकर्मक को मिलाया तुरंत आपको व्हाइट पीपीटी मिलेगा। तो ये पहचान होती है डिग्री ऑफ एल्कोहल की ल्यूकास अपकर्मक के द्वारा की। अगर प्राथमिक है तो वो कभी भी व्हाइट पीपीटी नहीं देगा, अगर द्वितीयक एल्कोहल है तो 5 से 10 मिनट का टाइम लेगा, और अगर तृतीयक एल्कोहल है तो तुरंत आपको व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। ये तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया बेटा। वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहना बेटा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड किस प्रकार बनाया जाता है। फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड किस प्रकार बनाया जाता है। तो देखिए बेटा, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड, जब हम फिनॉल की अभिक्रिया, जब हम किसकी बेटा, फिनॉल की अभिक्रिया एल्काली क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ कराते हैं। जब हम फिनॉल की अभिक्रिया एल्काली क्षार की उपस्थिति में किसके साथ कराते हैं बेटा, क्लोरोफार्म के साथ कराते हैं, तो हमें सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये फिनॉल हो गया बेटा, ये एल्काली क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हमारा क्लोरोफार्म हो गया। तो यहां से बेटा बनता है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और इसी बेंजल्डिहाइड को ही हम आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का व्यापारिक नाम होता है बेटा सैलिसल्डिहाइड। व्यापारिक नाम क्या होता है बेटा इसका, सैलिसल्डिहाइड होता है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। कि जो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है उस पर आपको क्या लिखना है बेटा, टिप्पणी लिखना है। तो ध्यान से देखिए विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के विषय में। देखिए विलियमसन संश्लेषण क्या है बेटा, यह सम्मित और असम्मित ईथर बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि। पहली बात याद रखना, विलियमसन ईथर संश्लेषण जो अभिक्रिया है बेटा, यह सम्मित तथा असम्मित ईथर बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। दूसरी बात बेटा, जब हम किसी एल्किल हैलाइड की, किसी किसकी बेटा, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं, जब हम किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है। तो हमें बेटा क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। और यह अभिक्रिया बेटा क्या कहलाती है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। तो याद रखना बेटा, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, ये एक प्रयोगशाला विधि है जिसकी सहायता से हम सम्मित और असम्मित दोनों तरह के ईथर का निर्माण कर सकते हैं। अब रिएक्शन में निर्माण कैसे होता है, एल्किल हाइलाइड की क्रिया करानी है। किसकी बेटा, एल्किल हाइलाइड की क्रिया करानी है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो यहां से हमारा ईथर बनता है। क्या बनता है बेटा, ईथर। और इसी अभिक्रिया का नाम होता है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने एथिल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम एथॉक्साइड से करा दी तो यहां से बनेगा बेटा डाई एथिल ईथर। यहां से क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर। और यही अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी बेटा, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाएगी। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में चलते हैं, वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है बेटा, राइमन टीमैन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। जो राइमन टीमैन अभिक्रिया है उस पर आपको क्या लिखना है बेटा, टिप्पणी लिखना है कि राइमन टीमैन अभिक्रिया क्या होती है। तो ध्यान से देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को, राइमन टीमैन अभिक्रिया। हाँ, तो जब हम फिनॉल की अभिक्रिया, जब हम बेटा किसकी अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति, मतलब किसी एक की उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं बेटा, क्लोरोफार्म के साथ कराते हैं। तो इस अभिक्रिया में CHO समूह बेंजीन के आर्थो स्थिति में प्रवेश करता है। जो CHO समूह होता है वो कहां पर जुड़ता है बेटा, बेंजीन के आर्थो स्थिति में प्रवेश करता है और हमें सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया राइमन टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड किस प्रकार बनाएंगे, तो इसी को उल्टा करके वो नेम रिएक्शन है ये, तो पूछ सकता है कि रीमन टीमैन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो रीमन टीमैन अभिक्रिया भी यही होती है कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ कराते हैं बेटा। किसके साथ कराते हैं, क्लोरोफार्म के साथ कराते हैं। तो इस अभिक्रिया में CHO ग्रुप जो है आर्थो स्थिति में प्रवेश कर जाता है। कहां पर बेटा, आर्थो स्थिति में बेंजीन के लग जाता है और हमें क्या मिलता है, आर्थो सैलिसल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है और हमें
आर्थोसैल्सलडिहाइड प्राप्त हो जाता है। यह अपक्रिया राइमन टीमैन अपक्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाती है बेटा? राइमन टीमैन अपक्रिया कहलाती है। रिएक्शन बेटा, फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो यहाँ से हमको सैल्सलडिहाइड, KCl तथा H2O प्राप्त हो जाता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में, वो क्या कह रहा है उसको देखते हैं ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा? एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इसकी विलेयता घटती है, क्यों? एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती है क्यों, ये आपको दिखाना है कि जैसे जैसे एल्कोहलों का अणुभार बढ़ता है तो उनकी विलेयता क्यों घटती है। तो देखिए बेटा इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि एल्किल समूह जल विरोधी होते हैं। क्योंकि जो एल्किल समूह होते हैं, भाई एल्कोहल है, अब एल्कोहल में आपको पता है दो ग्रुप होंगे बेटा, एक होगा आर और एक होगा OH। तो ये बेटा आर जो होता है वो जल विरोधी होता है, जो कार्बन की चैन होती है ये जल विरोधी होता है, और OH जो होता है बेटा जल स्नेही होता है, ये जल के साथ जुड़ना चाहता है, जबकि आर जल के साथ जुड़ना नहीं चाहता है। तो वही लिखा गया बेटा, क्योंकि एल्किल समूह जल विरोधी होते हैं तथा जल में विलेय अविलेय हैं, तथा जल में क्या होते हैं बेटा? एल्किल समूह अविलेय होते हैं। निम्न एल्कोहलों में एल्किल समूह छोटा होता है तथा एल्कोहल का OH समूह अणु को जल में विलेय बनाने में प्रभावी रहता है। तो जो निम्न अणुभार वाले एल्कोहल होते हैं उनका जो एल्किल समूह होता है बेटा वो छोटा होता है, उस समय बेटा OH का पावर ज्यादा होता है, जिसके कारण वो जल में घुल जाते हैं। जैसे जैसे एल्किल समूहों का आकार बढ़ता है, जैसे जैसे एल्किल समूहों का आपका क्या बढ़ता है बेटा? आकार बढ़ता है, तो उच्च अणुभार के कारण एल्कोहलों में एल्किल समूह की जल विरोधी प्रकृति OH समूह की जल स्नेही प्रकृति पर प्रभावी होती है, और अणुभार बढ़ने के साथ साथ एल्किल समूह का पावर बढ़ता है। और एल्किल समूह तो चाह रहा है कि जल में एल्कोहल ना घुले, तो अगर उसका पावर बढ़ेगा तो वो OH को रोक लेता है। एक समय ऐसा आता है कि वो जल विरोधी प्रकृति OH के ऊपर भारी पड़ जाती है, यानी कि OH को जल में घुलने से रोक देता है। इसीलिए एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर विलेयता क्या होती है बेटा? घटती है। इसीलिए एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने से विलेयता घटती है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको पढ़िए ध्यान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, किण्वन पर टिप्पणी लिखिए। किण्वन पर आपको टिप्पणी लिखना है कि किण्वन क्या होता है। तो देखिए किण्वन पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे हम लोग। किण्वन एंजाइमों द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित, अपघटित मतलब होता है तोड़ना, की प्रक्रिया हमारी किण्वन कहलाती है। तो किण्वन क्या है बेटा? एंजाइमों द्वारा या एंजाइमों की सहायता से जटिल कार्बनिक यौगिकों को, किसको बेटा? जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित करने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया का नाम होता है बेटा किण्वन। उसी प्रक्रिया का नाम क्या होता है बेटा? किण्वन होता है। चलते हैं किण्वन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी होती हैं उनको ध्यान से देख लीजिए बेटा। कार्बनिक यौगिक का विलयन तन होना चाहिए। अगर आप किण्वन की प्रक्रिया कराने जा रहे हैं तो जो कार्बनिक यौगिक आपने ले रखा है उसका जो विलयन है वो ज्यादा से ज्यादा तनु रखिए। तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, बहुत ज्यादा और बहुत कम तापमान भी नहीं होना चाहिए। वायु का संचार सुचारू रूप से होना चाहिए, और जिस पात्र में आप किण्वन करा रहे हैं वहां वायु का संचार जो है वो सुचारू रूप से होना चाहिए। और जो विलयन आपके पास है वो ना तो ज्यादा अम्लीय होना चाहिए और ना ही ज्यादा बेटा वो क्षारीय होना चाहिए। ये 4 पॉइंट है, आपको याद रखना है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं समझाइए। फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं समझाइए। आपको समझाना है कि फिनॉल जो है वो हमारे अम्लीय क्यों होते हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा। फिनॉल दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। जो फिनॉल होता है बेटा वो कैसा होता है? दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है, और क्षार धातु या क्षार की उपस्थिति से अभिक्रिया करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है। पहली बात याद रखना, फिनॉल हमारा दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। फिनॉल कैसा होता है बेटा? दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है, और यह क्षार की धातु या फिर क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाता है बेटा? फिनॉक्साइड आयन बनाता है। फिनॉल की अम्लीयता को दो प्रकार से समझाया जा सकता है, और फिनॉल की अम्लीयता को अगर आपको परिभाषित करना है तो इसको दो तरह से कर सकते हैं। कितने तरह से बेटा? दो तरह से। पहला रीजन है कि फिनॉल हाइड्रोक्सिल समूह के, फिनॉल में उपस्थित जो हाइड्रोक्सिल समूह है उसके ऑक्सीजन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन चक्र के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन में रहता है,
जो आपका फिनॉल में लगा OH समूह होता है या हाइड्रोक्सिल समूह होता है, उसके ऑक्सीजन का एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है वो बेंजीन चक्र के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन में रहता है या रेजोनेंस में रहता है या अनुनाद में रहता है और धनात्मक मेजोमेरिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। और वो क्या दिखाता है बेटा? धनात्मक मेजोमेरिक प्रभाव दिखाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर धनात्मक आवेश आ जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है बेटा? धनात्मक आवेश आ जाता है। यह धनावेशित ऑक्सीजन प्रोटॉन पृथक करने में सहायक होता है और यही धनावेशित ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में निकालने में सहायता करता है। और अगर हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में किसी यौगिक से निकल रहा है तो इसका मतलब वो यौगिक आपका क्या होता है बेटा? अम्ल होता है। ठीक है, तो ये इसकी अनुनादी संरचना है बेटा। ये वाला इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोक्सी का जो अनुनाद में जा रहा है और ये अनुनादी हो गई तो फिनॉल में मेजोमेरिक प्रभाव के कारण अनुनाद होता है। अब दूसरा रीजन क्या है उसको भी देख लेते हैं ध्यान से। देखिए दूसरा रीजन बेटा, फिनॉल के अपघटन से बना फिनॉक्साइड आयन अनुनाद के कारण स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। दूसरा बात यह है कि अगर फिनॉल ने जैसे ही H+ या प्रोटॉन को त्याग दिया तो अब आपके पास जो बचा इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फिनॉक्साइड आयन। और ये भी अनुनाद में जाता है। देखिए किस तरह से फिनॉक्साइड आयन अनुनाद में जा रहा है। और ये जब अनुनाद में जाता है, ये कहाँ जाता है बेटा? जब अनुनाद में जाता है तो इसके कारण ये स्थायी हो जाता है। वो सारे यौगिक जिनमें अनुनाद पाया जाता है स्थायी होते हैं। तो ये दो मेजर फैक्टर हैं जिसके कारण जो फिनॉल होता है वो बेटा कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है बेटा प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है, इसके महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए कि प्रोटीन क्या है और इसके महत्वपूर्ण उपयोगों को आपको लिखना है। तो देखिए बेटा प्रोटीन क्या है। प्रोटीन, प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति शब्द प्रोटियोस से हुई है। प्रोटीन शब्द की जो उत्पत्ति हो किससे हुई बेटा? प्रोटियोस शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ प्रथम या अति आवश्यक होता है। प्रोटियोस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? प्रथम या अति आवश्यक। प्रोटीन उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। जो प्रोटीन होते हैं बेटा वो क्या होते हैं बेटा? उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो सभी जंतुओं तथा पादपों के प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। और ये जो प्रोटीन है वो सभी जंतुओं तथा पादपों के प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा अल्प मात्रा में सल्फर भी पाया जाता है। जो आपकी प्रोटीन होती है बेटा इसमें ये किससे किससे मिलकर बनी होती है? तो याद रखना हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा थोड़ी मात्रा में सल्फर। रासायनिक रूप से प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के संघनन के बहुलक हैं। यानी कि रासायनिक रूप से अगर देखा जाए तो प्रोटीन क्या है बेटा? अल्फा एमिनो अम्ल के संघनन से बनता है। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्यों को अगर हम लोग बात करते हैं, प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य, यह जीवों का प्रमुख संरचनात्मक घटक होता है। पहली बात याद रखना बेटा कि यह जीवों के प्रमुख संरचनात्मक घटक होता है। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और सभी के सभी एंजाइम आपके किसके बने होते हैं बेटा? प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं और कुछ हार्मोन्स भी ऐसे होते हैं जो किसके द्वारा बनते हैं बेटा? आपके एमीन के द्वारा ही बनते हैं, वो प्रोटीन के द्वारा ही बनते हैं। ठीक है, अगला रजत प्रोटीन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का संवहन करता है। एक रजत प्रोटीन होती है जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का क्या करता है बेटा? संवहन करता है। पेशियों में पाए जाने वाले मायोसिन प्रोटीन, जो पेशियों में पाया जाता है बेटा मायोसिन प्रोटीन, गति व प्रचलन में सहायक होता है। तो ये आपका इसका प्रॉपर आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? पॉलीपेप्टाइड क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। पॉलीपेप्टाइड क्या है, इनको उदाहरण सहित आपको समझाना है कि पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, इनको उदाहरण सहित आप समझाइए। तो देखिए ध्यान से पॉलीपेप्टाइड्स की कहानी। जब अल्फा एमिनो अम्ल के अणु पेप्टाइड आबंध, कौन सा आबंध बेटा? पेप्टाइड आबंध। पेप्टाइड आबंध ये होता है, ये बंध अगर कहीं पर बना है तो इसको बोलते हैं पेप्टाइड आबंध, द्वारा परस्पर संयुक्त होकर जुड़ते हैं या बनते हैं। जब अल्फा एमिनो के अणु पेप्टाइड आबंध द्वारा परस्पर संयुक्त होकर बनते हैं तो ये आपका पेप्टाइड हो गया। तो पहली बात ये हो गई कि अल्फा एमिनो अम्ल किस बंध के द्वारा जुड़ेंगे? तो पेप्टाइड आबंध के द्वारा जुड़ेंगे। जब पेप्टाइड आबंधों के द्वारा जुड़ने वाले अल्फा एमिनो अम्लों की संख्या 10 से अधिक होती है, जब पेप्टाइड बंधों के द्वारा जुड़ने वाले अल्फा एमिनो अम्लों की संख्या 10 से अधिक होती है तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो उसे बेटा क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। उदाहरण के लिए
ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन आदि, ये आपके पॉलीपेप्टाइड के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम देख लेते हैं एक चीज और मैं आपको समझा देता हूँ कि पेप्टाइड आबंध कैसे बनता है। देखिए बेटा, ये आपका ग्लाइसिन है, ये आपका क्या है बेटा, ग्लाइसिन, और ये हो गया एलानीन। ठीक है, अब क्या होगा, ग्लाइसिन का जो कार्बोक्सिल समूह ये अपना OH निकाल देगा बेटा, किसको निकाल देगा, OH को। और जो एनालीन का NH2 है ये अपना H देगा, तो OH यहाँ से, H यहाँ से, तो क्या बन जाएगा बेटा, जल। अब देखो ध्यान से, बचा क्या, NH2 CH2। अब यहाँ से जब OH निकल जाएगा तो बचेगा क्या, CO केवल बचेगा, और यहाँ से H निकलेगा तो क्या बचेगा, NH, और इन दोनों को जोड़ देना है। तो ये जो बंध बना, इसी बंध का नाम होता है बेटा पेप्टाइड बंध। और यहाँ पर दो एमिनो अम्ल जुड़ रहे हैं इसलिए इसे डाइपेप्टाइड कहेंगे। और जब एमिनो जुड़ने वाले एमिनो अम्लों की संख्या 10 से अधिक हो जाती है तो उसे पॉलीपेप्टाइड्स कह देते हैं। उसको क्या कह देते हैं बेटा, पॉलीपेप्टाइड्स कह देते हैं। अब देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो हमको देखना है, न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाना है आपको कि न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर कैसे आप लिखेंगे बेटा। न्यूक्लिक अम्ल यह जीव कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। पहली चीज याद रखना बेटा, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है कहाँ पाया जाता है, जीव कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, और इसमें फास्फोरस की जो मात्रा होती है बेटा वो क्या होती है, अधिक होती है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये एक प्रकार के क्या है बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, जो अनेक न्यूक्लियोटाइड की इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है बेटा, यह जीव कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, अधिक होती है। ये एक प्रकार के पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं जो अनेक न्यूक्लियोटाइड की इकाइयों से मिलकर बनते हैं। आगे देखिए बेटा, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 रासायनिक घटकों से मिलकर बना होता है। कोई भी न्यूक्लियोटाइड है उसमें 3 रासायनिक घटक होते हैं। एक बेटा उसमें होता है फास्फोट समूह, फास्फेट समूह, शर्करा, और विषम चक्रीय नाइट्रोजन युक्त क्षारक। ये 3 चीजों से मिलकर आपके न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार बेटा, तो न्यूक्लिक अम्ल हमारे 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसको DNA कहते हैं, और एक होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसे हम लोग RNA कहते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसको आप DNA के नाम से जानते हैं, और एक होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसको हम लोग RNA के नाम से जानते हैं। अब इनके कुछ प्रमुख घटक को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग बात करें बेटा DNA के घटक, तो DNA में क्या क्या होगा, फास्फोरिक अम्ल का अणु होता है, डी ऑक्सी राइबोस शर्करा का अणु होता है, और नाइट्रोजन युक्त चक्रीय क्षारक होते हैं। और ये नाइट्रोजन युक्त जो चक्रीय क्षारक होते हैं DNA में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पिरामिडीन क्षारक और एक होता है बेटा प्यूरिन क्षारक। पिरामिडीन क्षारक DNA में 2 प्रकार के पाए जाते हैं, साइटोसिन और थाइमीन। जबकि प्यूरिन क्षारक 2 प्रकार के पाए जाते हैं DNA में, एक होता है एडिनिन और दूसरा है ग्वानिन। अब अगर हम RNA के घटकों की बात करें बेटा, तो राइबोस शर्करा नाइट्रोजन युक्त चक्रीय क्षारक, और RNA में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त क्षारक कौन कौन से बेटा, एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। यहाँ पर एक बात जरूर याद रखना बेटा कि RNA में थाइमीन नहीं पाया जाता है, थाइमीन RNA में नहीं पाया जाता। और जो आपका यूरेसिल है, क्या बेटा, यूरेसिल, वो DNA में नहीं पाया जाता। ये दोनों याद रखना, यहाँ से बहुविकल्पी बहुत जल्दी बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी, आप ये बात कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।